देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। मुख्य सेवक सदन में सीएम धामी ने किया लोकतंत्र सेनानियों को सम्मानित। संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र रक्षकों को सीएम धामी का नमन। उत्तराखंड में लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को सीएम धामी ने सम्मानित किया। देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। संविधान हत्या दिवस पर लोकतंत्र रक्षकों को सम्मानित किया गया है। उत्तराखंड में लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को सीएम धामी ने सम्मानित किया है। तस्वीरें देखिए, लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र रक्षकों को सम्मानित किया। तो देखिए, सीएम धामी ने कार्यक्रम में शिरकत की। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आयोजित किया गया था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे और इस दौरान लोकतंत्र के रक्षकों का सम्मान सीएम पुष्कर सिंह धामी ने किया। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह आज आयोजित किया गया, जहां पुष्कर सिंह धामी पहुंचे, साथ ही कई और अन्य नेता भी पहुंचे थे। लोकतंत्र सेनानी सम्मान समारोह की ये तस्वीरें, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने लोकतंत्र की रक्षा करने वालों को सम्मानित किया। तो ये तस्वीरें देखिए, देहरादून से खबर आपको बता रहे हैं। चलिए रुक करेंगे अगली खबर का। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की तबीयत खराब हुई है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का स्वास्थ्य अचानक खराब हो गया। उनकी तबीयत खराब हुई। फिलहाल उनकी हालत स्थिर है। उपराष्ट्रपति की हालत स्थिर बताई जा रही है। आराम करने के लिए राजभवन गए हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़। डॉक्टरों की टीम लगातार उनकी निगरानी कर रही है। बुधवार सुबह 3 दिन के कुमाऊं दौरे पर पहुंचे हैं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लेकिन इस दौरान अचानक उनका स्वास्थ्य खराब हो गया। हालांकि देखिए, तुरंत ही डॉक्टरों की टीम उनके इलाज के लिए पहुंची और लगातार अब उनके स्वास्थ्य की निगरानी की जा रही है। डॉक्टरों की विशेष टीम उनके स्वास्थ्य की निगरानी कर रही है। कुमाऊं यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में अचानक उनकी तबीयत खराब हो गई। तुरंत ही डॉक्टर पहुंचे और उनके इलाज में जो है डॉक्टर लगातार लगे हुए हैं। हालांकि देखिए, उनकी हालत फिलहाल स्थिर बताई जा रही है। लगातार डॉक्टर्स निगरानी कर रहे हैं उनके स्वास्थ्य की। उनकी हालत फिलहाल स्थिर है। बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित 135 शिक्षक पद सृजित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन तृतीय चरण की 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत होगी। पंचायती राज विभाग को अधिकृत किए जाने के निर्णय पर कैबिनेट ने मोहर लगा दी है। तो 135 शिक्षक पद सृजित हुए हैं। स्वच्छ भारत मिशन तृतीय चरण की 1 अप्रैल 2026 से शुरुआत होगी। पंचायती राज विभाग को अधिकृत किए जाने के निर्णय पर कैबिनेट ने मोहर लगाई है। उत्तराखंड सरकार की कैबिनेट की बैठक हुई। कई मुद्दों को लेकर इस बैठक में चर्चा हुई। कई प्रस्तावों पर मोहर भी लगी। विशेष शिक्षा शिक्षक सेवा नियमावली 2025 प्रख्यापित और देखिए 135 शिक्षकों के पद सृजित हुए हैं। चलिए पढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। हाल ही में पार्टी के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया देने आए राठौर ने मीडिया से खुलकर बातचीत की। पूर्व विधायक राठौर ने कहा कि मैंने पार्टी या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जिन आरोपों की बात हो रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। तो पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी कार्यालय पहुंचे। कारण बताओ नोटिस पर मीडिया से उन्होंने बातचीत की है। चलिए और सीधी तस्वीरें बताते हैं, जहां बीजेपी पूरे ही देश में संविधान हत्या दिवस मना रही है। इसको जगह जगह लेकर जो है प्रेस वार्ता के माध्यम से बीजेपी बता रही है आपातकाल के दौरान क्या कुछ हुआ था। और इसी कड़ी में सीएम पुष्कर सिंह धामी क्या कुछ कह रहे हैं आपको बताते हैं।
इसकी पूरी रूपरेखा उस दिन संचित में बनी थी और जिनसे मेरा बहुत पुराना परिचय है, उनका मार्गदर्शन आशीर्वाद हमेशा मुझे मिलता रहा। आदरणीय प्रेम बड़ाकोटी जी, सचिव गृह श्री शैलेश जी, और आज जिन्होंने बहुत शानदार यहाँ से इस पूरे कार्यक्रम का संयोजन भी किया, संचालन भी किया, और लगा ही नहीं कि कोई कार्यक्रम हो रहा है। 2.5 घंटे होने वाले हैं, लगभग 4 बजे से कार्यक्रम शुरू हो गया था और बहुत दूर से चलकर आए। आनंद जी, मैं आपका स्वागत करता हूँ। और यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी लोकतंत्र सेनानी, उनके सभी पारिवारिक जन, हमारे मीडिया के सभी मित्र, सभी अधिकारीगण, विशेषकर हमारे श्री जगदीश कांडपाल जी, इन्होंने मैंने इनको कहा कि कांडपाल जी, किसी को भी आने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए, और उन्होंने उसको बहुत प्रयास किया कि सभी प्रकार से व्यवस्थाएं बने। हमारे संस्कृति सचिव श्री युगल जी हैं, अपर सचिव गृह हैं निवेदिता जी, सभी उपस्थित। मैं सबसे पहले तो आप सभी का यहाँ दूर दूर से चल के आए हैं और आपने तो पहले ही बता दिया कि सच में आप सबको अगर आनंद आया यहाँ आने में, तो मुझे तो परमानंद मिला। और मैं आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, और मैं अपनी बात जरूर रखूँगा आपके सामने। थोड़ा बहुत जो भी बातें हैं, लेकिन मैं आपको बताऊं, इस सभागार में बहुत सारे कार्यक्रम हो गए। पहले ये कार्यक्रम ये यहाँ नहीं होते थे। ऐसे कार्यक्रम कहीं होते थे तो मुझे भी बुलाते थे और 10 लाख 20 लाख का बिल बनता था, और जो ट्रैफिक लगता है, गाड़ियां लगती हैं, पार्किंग होती है, उसमें जाने में बड़ा समय व्यर्थ होता है। लोग भी जो है रास्ते भर में जो है ट्रैफिक रोका जाता है। तो हमने ये कोविड के बाद ये व्यवस्था करी। मैंने कहा जितने भी हमारे इस प्रकार के कार्यक्रम होंगे, आने में भी परेशानी नहीं होगी लोगों को, और हमारा भी कोई जाने में जो है लोगों को रोकना नहीं पड़ेगा। तो ये कार्यक्रम अब सब यहीं होंगे। मैक्सिमम कार्यक्रम जब ये हॉल खाली होगा या बहुत ऐसी आवश्यकता न हो कि बड़ा कार्यक्रम हो रहा है बड़ा, तो यहाँ होंगे। तब से इसमें सभागार में मैं समझता हूँ कई सैकड़ों कार्यक्रम हो गए, और एक कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष यहाँ मैंने मेरे पूज्य पिताजी की पलटन के लोग, महा रेजिमेंट के, वो भी जो है मेरे पास आए कि अब वो है नहीं दुनिया में, तो बोले कि हम चाहते हैं कि जो हमारा रेजिमेंट डे होता है उसका कार्यक्रम आप अपने यहाँ पर रखिए, सबको, हम लोगों को बुलाइए। तो मैंने उनको बुलाया, और रात में चूंकि फौज के लोग थे, वो जैसा उन्होंने कहा था वैसा ही सभी उनके लिए प्रबंध किया था। और जब वो सब खा रहे थे ना, सच में मेरी आंख में बहुत आंसू आ गए। मुझे लगा कि मेरे पिताजी भी साक्षात आकर यहाँ पर इनके साथ भोजन कर रहे हैं। और मैं आप सबको आज जब देख रहा हूँ यहाँ पर, तब भी मैं उसी प्रकार का भाव मेरे अंदर आ रहा है। सच में मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है आप सबको यहाँ पर देखकर। इतने मरकोलिया जी मुझे कह रहे थे कि मेरे 86 साल हो गए। आप 85 कहा, कह रहे 86 हो गए। कोई 90 साल, कोई 95 साल, कोई 85 ईयर्स, और दूर दूर से कितने प्रसन्न होकर आप सब लोग यहाँ पहुंचे हैं। सच में मैं अपने को धन्य समझता हूँ कि मैं इस कार्यक्रम का हिस्सा बना हूँ। मैं पूरा नहीं कहूँगा, तो मैं आप सबका बहुत हृदय से यहाँ पहुँचने पर, और इसका नाम पहले मुख्यमंत्री सदन होता था, मैंने इसका नाम भी परिवर्तन कर दिया। मैंने कहा कि इसका नाम अब बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के देहरादून में एसएसपी अजय सिंह ने कांवड़ यात्रा को लेकर सुरक्षा
और ट्रैफिक व्यवस्थाओं की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि आगामी माह से शुरू हो रही कांवड़ यात्रा के लिए देहरादून में विशेष रूट निर्धारित किए गए हैं। डाक कांवड़ को लेकर विकासनगर, पौंटा, सहारनपुर और मसूरी रूट से आने वाले श्रद्धालुओं के लिए बाईपास मार्गों को प्राथमिकता दी जाएगी, जबकि शहर के भीतर भारी वाहनों और कांवड़ियों की आवाजाही प्रतिबंधित रहेगी। कांवड़ का पावन पर्व जो है नेक्स्ट मंथ से शुरू हो जाएगा, जिसका जो डाक कांवड़ बेसिकली कहते हैं, जो हमारे लिए, हमारे जो देहरादून को अगर मैं देखता हूँ परिप्रेक्ष्य में, तो हमारे आशा रूढ़ी बैरियर सहारनपुर से विकासनगर साइड, जो पौंटा साइड और से जो आते हैं डाक कांवड़ी, वो जनरली ऋषिकेश जाते हैं और ऋषिकेश के बाद जल लेकर वो जलाभिषेक के लिए अपने गंतव्य को रवाना होते हैं। साथ ही साथ जो पौड़ी में जो मंदिर में भी वहाँ जाने के लिए, जो जलाभिषेक के लिए जो वहाँ पर बहुत सारे ऐसे आते हैं कांवड़िए जो ऋषिकेश के मार्गों से ही ऊपर पहुँचते हैं। तो और कुछ ऐसे भी हैं जो मसूरी मार्ग का प्रयोग करके वहाँ गंगोत्री के लिए जल लेने जाते हैं। तो शहर में कहीं भी जो इस तरह के कांवड़, डाक कांवड़ की जो बात है, वो एकदम प्रतिबंधित है। और जो भी रूट निर्धारित हैं, बाईपास के थ्रू अगर वो ऋषिकेश जाना चाहते हैं तो वो जा सकते हैं, बट शहर के अंदर से मसूरी होकर गंगोत्री जाना हो या अन्य कहीं जाना हो तो वो एकदम प्रतिबंधित रहेगा। उसके लिए हमने अभी से प्लान कर लिया। जो हमारे जो आउटर इलाके हैं वहाँ पर हमारा जो फोर्स रहेगा वो लगातार। देहरादून में नदी नालों के किनारे स्थित बस्तियों में लगातार हो रहे अवैध निर्माण पर कार्रवाई का डंडा चलने वाला है। जी हां, वहीं जाम से मुक्ति दिलाने के लिए शहर में एलिवेटेड रोड का निर्माण किया जाएगा, जिसके जग में कई बस्तियां आने वाली हैं। वहीं सरकार इन बस्तियों में रहने वालों के लिए वैकल्पिक व्यवस्था की भी बात कर रही है, तो कांग्रेस लगातार सवाल भी खड़े करते जा रही है। आपको बता दें कि भाजपा प्रदेश मीडिया प्रभारी मनवीर चौहान ने कहा कि कांग्रेस को उत्तराखंड की जनता से प्यार नहीं है और ना ही विकास से। कांग्रेस को कुछ मतलब है। कांग्रेस पार्टी की ये राजनीतिक नौटंकी है और उनको न तो विकास से कोई लेना देना है और हमेशा वो विकास का विरोध करती रहती हैं। उन्हें न उत्तराखंड की जनता से कोई लेना देना है और न ही बस्ती वालों से उनका लेना देना है। उन्हें सिर्फ अपनी राजनीतिक रोटी सेकनी है, इसलिए वो इस तरह की नौटंकियां कर रही हैं। इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी कभी भी बस्ती बचाओ का जो अभियान जो दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, उनके हितैषी वो कभी नहीं रहे। वो सिर्फ अगर कर सकते हैं अपनी तुष्टीकरण की राजनीति के लिए, तो सिर्फ रोहिंग्याओं को बचाने की। उत्तराखंड के देहरादून में सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए दून पुलिस लगातार प्रयासरत है। विगत वर्ष की तुलना में इस वर्ष सड़क दुर्घटनाओं में 21% तक की कमी आई है। बता दें कि नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के विरुद्ध भी पुलिस ने कार्रवाई को लेकर अपना दायरा बढ़ाया है और जनपद की सभी अंतर्राज्यीय चेकपोस्ट पर बाहर से आने वाले वाहन चालकों की पुलिस एल्कोमीटर के माध्यम से आकस्मिक चेकिंग भी कर रही है। उत्तराखंड वन विभाग में बड़ा फेरबदल हुआ है। मौजूदा प्रमुख वन संरक्षक हाफ धनंजय मोहन ने शैक्षिक सेवानिवृत्ति ली और वन विभाग में मुखिया की नई कमान अब समीर सिन्हा को दे दी गई है। अपना पदभार ग्रहण करने के बाद समीर सिन्हा ने बताया कि किस तरीके से वन विभाग में लगातार सुधार किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई गई है। यहाँ के वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में सेल का गठन किया गया है, जो कि मुख्य रूप से वन विभाग से जुड़ी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। आपको पता होगा, मैं कुछ समय पहले तक प्रदेश के मुख्यमंत्री प्रतिपालक के रूप में काम कर चुका हूं और अभी जो रंजन मिश्रा जी हैं वो भी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं वहां पर। और हम लोगों ने इस समस्या का स्वरूप देखते हुए इस पर बहुत ही एक सुनियोजित तरीके से कार्य प्रारंभ किया। सबसे पहले तो राज्य स्तरीय कार्य योजना बनाई है। उसके अलावे यहाँ पर चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन के कार्यालय में एक सेल का गठन किया गया है, जो मुख्य रूप से ऐसी घटनाओं का विश्लेषण कर रहा है। और यहाँ पर आपको पता है कि एक 24 घंटे की एक हेल्पलाइन भी स्थापित की गई है, जो 1926, जो किसी भी इस प्रकार की आपदा की जानकारी मिलने पर तत्काल संबंधित फील्ड यूनिट्स को उसके लिए कार्रवाई के लिए सूचित करती है। हमारे पास इस बात की आज जानकारी है कि कौन से क्षेत्र अधिक संवेदनशील है, किस प्रजाति की दृष्टि से अधिक संवेदनशील।
चलिए बढ़ेंगे आगे। उत्तराखंड के हरिद्वार के ज्वालापुर में ड्रग डिपार्टमेंट और पुलिस की संयुक्त छापेमारी में नशे के कारोबार का भंडाफोड़ हो गया है, जिसमें मेडिकल स्टोर संचालक के घर से 4,500 से ज्यादा नशीली टैबलेट्स और 50 शीशियां बरामद हुई हैं। पुलिस ने दोनों ही आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक की तलाश जारी है। आज मुझे कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि ज्वालापुर में कई मेडिकल स्टोर ऐसे हैं जिनके द्वारा जो है बिना डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के चोरी छुपे जो है नारकोटिक दवाइयों का मिसयूज किया जा रहा है। आज हम लोग पुलिस चौकी जो है ज्वालापुर के साथ हम लोगों ने वहाँ पर हम लोग निरीक्षण के लिए निकले थे, तो लिम्रा मेडिकल है जिसकी शिकायत मुझे मिली हुई थी और मेडिकल पर तो कुछ भी नहीं मिला। जब हमने देखा, चेक किया तो फिर उससे ज़्यादा पूछताछ हमने की तो उसका जो पार्टनर है आमिर, एक तो लड़का जो था वहाँ पे वो आमिर था, उसका जो पार्टनर है उसका नाम जुबेर है, लाइसेंस है जिसका। तो उसके जब हम लोगों ने घर पता किया तो हमने कहा कि घर पे हमें सूचना मिली है तो तुम दिखाओ। जब सामने हम घर पे गए तो घर से काफ़ी मात्रा में एक पेटी में हमने नारकोटिक दवाइयाँ पकड़ी हुई और जिनका उसके बाद ना तो बिल था ना वैसे भी जो है आप मेडिकल स्टोर के अतिरिक्त कहीं भी दवाइयाँ नहीं रख सकते। ये जो है ड्रग एक्ट के नियमों का उल्लंघन है। तो वहाँ पर उसके बाद अल्प्राजोलाम और जो है 4,500 अल्प्राजोलाम मिली है और ट्रामाडोल और कोडिन फॉस्फेट की वहाँ पे सिरप मिले हैं। मैं उसे हिरासत में लिया गया पुलिस के द्वारा और एफआईआर दर्ज भी की गई है। आज मुझे कई दिनों से शिकायतें मिल रही थी। और अब खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां मानसून सीजन की शुरुआत के साथ ही लोक निर्माण विभाग ने क्षेत्रीय सड़कों को दुरुस्त रखने के लिए अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग के अधिशासी अभियंता विवेक सेमवाल ने जानकारी देते हुए बताया कि मानसून के दौरान मार्ग अवरुद्ध ना हो, इसके लिए उनके क्षेत्र में कुल 8 जेसीबी मशीनों को तैनात किया गया है। इन मशीनों के माध्यम से सड़कों के किनारे बंद पड़ी नालियों की सफाई भी लगातार की जा रही है ताकि बारिश के पानी की निकासी सुचारू रूप से हो सके। उन्होंने बताया कि विभाग की जेसीबी मशीनें 24 घंटे तैयार स्थिति में है और किसी भी सड़क के बंद होने पर तुरंत ही राहत कार्य शुरू भी किया जाएगा। पीडब्ल्यूडी का दावा है कि क्षेत्र में आने वाले मानसूनी अवरोधों से निपटने के लिए विभाग पूरी तरह से सजग और सक्रिय है। मानसून सीजन के पूर्व हमारे द्वारा जो है कि विभिन्न मोटर मार्गों पे 8 मशीनें हमारे द्वारा कार्यरत हैं इस टाइम और ऑटो मशीन जो है कार्य कर रहे हैं विभिन्न मोटर मार्गों पे। और हमारे द्वारा कुछ मार्गों पे जो है जैसे कच्ची नाली जहाँ जहाँ हमारे स्कपर है वहाँ हम उनमें पानी ड्रेन आउट कर रहे हैं, जैसे माइनर स्लिप्स वगैरह हटा रहे हैं और साथ साथ में जहाँ पे ड्रेन की आवश्यकता है उनको भी बना के जो पानी को वहाँ डाइवर्ट कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त जो रोडों में बहुत सारी जगह रट्स वगैरह बरसात में पड़ जाते हैं, उनको भी हम ठीक कर रहे हैं ताकि जो है यातायात जो है उनके ऊपर चल सके, क्योंकि कच्ची रोडों में गड्ढे पड़ जाते हैं जल्दी। तो उनको भी निर्देशित किया गया है कि जेसीबी के ब्लेड से उनको भी जो सरपंच को भी। हरिद्वार में हर की पैड़ी पर लावारिस मृतकों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित किया गया। जोधपुर राजस्थान के सामाजिक संगठन हिंदू सेवा मंडल ने 1121 लावारिस मृतकों की अस्थियों को विधि विधान के साथ गंगा में विसर्जित कर उनके लिए मोक्ष की कामना की। ये संगठन पिछले कई सालों से हर साल सैकड़ों लावारिसों की अस्थियों को गंगा में विसर्जित कर पुण्य कमा रहा है। हर की पैड़ी पर आयोजित इस कार्यक्रम के दौरान हरिद्वार के विधायक मदन कौशिक भी मौजूद रहे। तो देखिए, लावारिस अस्थियों का विसर्जन लगातार किया जा रहा है। हर साल जो है ये विसर्जन करते हैं इनका संगठन, सामाजिक संगठन जो है पूरे विधि विधान के साथ अस्थियों का विसर्जन करता है। सेवा कार्यों के साथ लावारिस शवों का अंतिम संस्कार करना एवं उनकी अस्थियों को मां गंगा की गोद में मोक्ष हेतु प्रवाहित करना, इसी के अंतर्गत हम 2-2.5 साल में एक बार आते हैं और जो अज्ञात शव हैं या जो बिल्कुल असहाय लोग हैं जिनका कोई भी अंतिम संस्कार नहीं कर सकता, उनका हम अंतिम संस्कार करते हुए उनको हम मोक्ष के लिए मां गंगा की गोद में विसर्जन के लिए। उत्तराखंड की सियासत में इन दिनों चर्चा का केंद्र बने बीजेपी के पूर्व विधायक सुरेश राठौर बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने पार्टी नेतृत्व से मुलाकात कर अपना पक्ष स्पष्ट किया। हाल ही में पार्टी के तहत जारी किए गए कारण बताओ नोटिस पर प्रतिक्रिया देने आए राठौर ने मीडिया से खुलकर बातचीत की।
पूर्व विधायक राठौर ने कहा, मैंने पार्टी या संगठन के खिलाफ कोई आपत्तिजनक बयान नहीं दिया। जिन आरोपों की बात हो रही है वो पूरी तरह से बेबुनियाद है। कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग कभी नहीं किया और ना कर सकता हूँ। भारतीय जनता पार्टी मेरी माँ है और माँ को कभी कोई अमर्यादित भाषा का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो नोटिस क्यों दिया था फिर आपको पार्टी ने? देखो, अब किसी ने क्या संज्ञान लिया, मैंने उसका जवाब लिखित में दे दिया। पार्टी प्लेटफार्म पे अपनी बात को रख दी। वर्ष 1980 से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 45 साल पार्टी में काम करते हुए मंडल अध्यक्ष से लेकर जिलाध्यक्ष, भारतीय जनता पार्टी का 2 बार 3 बार मोर्चे का अध्यक्ष रहा हूँ, राष्ट्रीय महामंत्री रहा हूँ, 2 बार आयोग का उपाध्यक्ष रहा हूँ। कभी भी मेरे द्वारा भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध कभी कोई बयानबाजी किसी नेता के विरुद्ध नहीं की गई और ना भारतीय जनता पार्टी के संगठन के विधायक जी, बयानबाजी का सवाल नहीं है, ये तो आपकी शादी से जुड़ा हुआ मामला है। नोटिस क्यों दिया? देखिए, मैं उस पर कुछ नहीं जानता। नोटिस मैं नहीं जानता। अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया, इस बात का नोटिस है, उसका क्लियरिफिकेशन मैंने दे दिया। लेकिन कांग्रेस वीडियो वायरल कर रही है, वीडियो वायरल को लेकर विपक्ष अगर वीडियो जारी करना तो नरेंद्र तिवारी के करें, हरीश सिंह रावत के करें, अपना हरीश रावत जी के करें, अब उनके करें जो उनके लोग हैं। क्या करें? कांग्रेस ये भी कह रही है कि यूसीसी के नियमों की धज्जियां भी उड़ाई गई है। कैसे मैं यूसीसी के नियमों की मैं किसी नियम की